अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं फैसलाबाद में, जहां पर दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। जी हां, उसने अपने ही दोस्त को महज चंद पैसों का बहाना बनाकर कत्ल कर दिया। लेकिन असल कत्ल की वजह क्या थी, ये आज टीम पुकार बेनकाब करेगी। मेरे साथ इस वक्त वो बेबस बेवा मौजूद हैं जिनके शौहर को महज चंद रुपयों की खातिर उन्हीं के दोस्त ने कत्ल कर दिया। क्या मामला था, दोस्ती कितने अरसे से चल रही थी, फिर आखिर इन्हें पता कैसे चला कि इनका शौहर अब नहीं रहा। इन्हीं से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं ताकि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जी मेरी जानिब से, मेरे पूरे इदारे की जानिब से, मेरी टीम की तरफ से हम जितना आपके साथ इज़हारे अफसोस और हमदर्दी करें उतना कम है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस है आपका। पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं अफसोस करती हूँ आपके साथ जो आपके साथ हुआ। हम यही कह सकते हैं कि जिसने जाना था वो चला गया, रब की रज़ा, लेकिन जिसने ये सब किया उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वो कौन था, कितने अरसे से आपके शौहर का दोस्त था, असल मामला क्या था? मैं जानती हूँ आप गम में हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम आपसे सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं ताकि आपके शौहर को इंसाफ मिल सके। हमारे गांव में रहता था, 2-3 साल से थी दोस्ती। हिम्मत रखें। दोस्ती थी, काफ़ी आना जाना था। आपके शौहर क्या करते थे? वेल्डिंग का काम करते, मेहनत मजदूरी। वो भी यही करता था? नहीं। अच्छा। वो प्रॉपर्टी डीलर था। कितने बच्चे हैं आप लोगों के? मेरे 4 बच्चे हैं। ये चारों बच्चे आपके हैं? ये बड़ी बेटी है? जी। अच्छा, और सबसे छोटी ये बेटी है? हाँ जी। अच्छा, फिर आपके शौहर की उसके साथ दोस्ती कैसे हो गई? गांव में शुरू से रहने वाले थे, ये भी वो भी, दोनों इकट्ठे उधर ही रहते थे। लेकिन 2-3 साल से दोस्ती ज़्यादा थी, इनकी आना जाना था। लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ, मुझे नहीं पता। ना बाहर निकले हैं घरों से, ना कभी पूछा है। कोई कमेटी वगैरह डाली हुई थी, क्या मामला था? ये मुझे नहीं पता। हम मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं। पैसों का लेन देन था ना आपके शौहर का उसके साथ? मेरे मियाँ को पता था क्या था क्या नहीं था उसके साथ, मुझे नहीं कुछ भी पता। जो बीवी होती है ना, वो अपने शौहर का राइट हैंड भी होती है, और बीवी बेशक घर में भी रहती हो, लेकिन उसे कभी घर से बाहर नहीं जाने लेकिन उसे ना कभी कभी वाइब्स ज़रूर आती हैं कि मेरे शौहर जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं। कभी आपको महसूस हुआ? ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। आपके बच्चे बेटे हैं, कभी आके उन्होंने बताया कि मामा वो आदमी हमारे बाबा का दोस्त है, वो ऐसा है वैसा है? या आपके शौहर की कभी कोई लड़ाई या कोई परेशानी आपको महसूस हुई हो कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ हम लोगों को। अक्सर बाहर आके बैठ जाते थे गली में, लेकिन कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ बेदर्द इंसान ने ऐसा करना था हमारे साथ। मेरे बच्चों को रोड पे ले आया गलियों में। मेरे बच्चे रुल रहे हैं। 8 दिनों में मैं आने वाली ज़िंदगी में क्या करूँगी? क्या हुआ उस दिन अचानक से? आपके शौहर घर से क्या क्या के निकले और फिर क्या हुआ? 11:30 बजे मेरे साथ दवाई लेने के लिए गए थे। उसके बाद वापस आके 12 बजे तकरीबन वो काम पे चले गए। वो फिर 2 बजे घर वापस आए। वो मशीन कोई लेनी थी, उन्होंने घर से वो लेके चले गए। फिर मैंने उनसे आवाज़ दी, वो कहने लगे कि मैं अच्छा आता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आ जाऊँगी शाम को। शायद मैं लेट ही आऊँगी, लेट जा रहा हूँ। सुबह 8 से शाम 8 बजे की ड्यूटी थी। लेकिन उस दिन 2 बजे घर से गए, इसलिए कह रहे थे कि शायद लेट आऊँ। लेकिन शाम बच्चों को कह के गई कि मैं तुम्हारे लिए केक और पिज़्ज़ा वगैरह लेके आता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। उनके पापा अभी तक उनके लिए कुछ लेके नहीं आ रहे। मेरी बेटी रोज़ पूछती है, मम्मा पापा किधर है, केक नहीं लेके आए अभी तक। मैं अपने बच्चों को क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ, किधर गए हैं पापा? आपको पता कैसे चला फिर? 2-3 दिन ढूंढते रहे, वो 7 दरिंदा भी ढूंढता रहा। अच्छा, वो साथ ही था। वो मैं आपने फ़ोन ट्राई किया अपने हस्बैंड का? फ़ोन मुसलसल बंद ही था। अच्छा। तकरीबन शाम 6 बजे से अच्छा। फ़ोन उनका बंद ही था। फ़ोन किए जा रहे थे लेकिन फ़ोन नहीं ऑन हुआ उनका। आपने किसको इतला दी कि हस्बैंड घर नहीं आए? मैं सेपरेट रहती हूँ ना। मैं फिर अपनी सासू माँ के पास गई। मैंने कहा अम्मी वसीम आए नहीं अभी तक, घर इधर ही आ गए हों, शायद इधर आके लेट गए हों। मैंने कहा शायद उधर ही लेट गए होंगे आके। सुबह सुबह नमाज पढ़ के मैं वहाँ गई तो अम्मी कह रहे नहीं इधर तो नहीं आया। वो मेरा देवर जाता है लाइट हॉस्पिटल। मैंने फिर उसे कहा कि जाते हुए पहले रास्ते में पता करो अपने भाई का कि वो अब रात को आए नहीं अभी तक काम से वापस।
सुबह जो उधर पता करने के लिए गया तो उसने कहा कि वो तो कल शाम से ही चले गए हैं। फिर आप लोग 3 दिन ढूंढते रहे? 3 दिन ढूंढते रहे। फिर सबने यही कहा कि उसका दोस्त है, उसके साथ बैठना उठना है, उससे पूछें शायद उसे पता हो। वो खुद साथ गया उसे ढूंढने के लिए। फिर उसने खुद ही बताया कि मैंने ऐसे किया, जुर्म कबूल कर लिया अपना। अब हमें इंसाफ चाहिए। हमें यार ये अपील है वज़ीर आलम उसके आगे कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, ताकि आप अपने इन बच्चों को परवान चढ़ा सकें। आपके शौहर नहीं रहे, अब इनके लिए वालिद भी आप हैं और वालदा भी आप हैं। आपने जो भी आपकी इद्दत का वक्त है उसको मुकम्मल करने के बाद आपने इनका बाप भी बनना है, हिम्मत करनी है। ये मासूम हैं बहुत ज़्यादा भी, इनके लिए तो आप हैं सब कुछ ना, ऐसे ही है ना। और आपने इंसाफ की जंग भी लड़नी है। यकीनन इस माशरे में बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए। हम सब आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है। तरक्की दे, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो बच्चे ये 8 दिनों में रुल गए हैं। मैं आगे आने वाली ज़िंदगी में हिम्मत रखनी है आपने। बासियत औरत में आपको समझा रही हूँ कि आपने हिम्मत रखनी है और इंसाफ की जंग लड़ते रहना है, कभी भी डर के नहीं बैठना। नाज़रीन, जो कुछ हुआ वो दरिंदा आपको अपनी ज़ुबान से ही बताएगा कि उसने इन मासूम बच्चों को यतीम क्यों कर दिया। सच क्या है आपको दिखाएं। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं बड़ी तादाद में। उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या था, मकतूल का लेन देन का ऐसा कौन सा मामला था जो कातिल को ये नौबत पेश आ गई कि उसने कत्ल करना ही आफियत जानी, या उसके दिमाग में कुछ और पनप रहा था। वो इलाके के लोग ही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कातिल किस किरदार का मालिक था? कातिल जी बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। आप देख सकते हैं कि उसने कैसे बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा बेदर्दी से ज़ाहिर है उसने कत्ल किया। बेदर्दी से उसने कत्ल किया है। और हम चाहते हैं कि कड़ी सी कड़ाई उसको सज़ा होनी चाहिए। उसने क्यों किया होगा? क्या नशा वशा करता है, कोई ऐसा मामला है? पता चला था कि वो शराब पीता है। यानी कि शराबी है। जी जी। तो फिर तो अच्छे किरदार का हामिल नहीं है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल। आप भी यहीं के रहने वाले हैं। जी जी। जो कत्ल हो गया है वो कैसा था? वसीम अख्तर, जी जी। वो एक अच्छा इंसान था। ये आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। तो ये जिसने कत्ल किया ये कैसा था? ये तो बस बहुत ही, अगर हमको पहले पता होता या वसीम को समझाते भी इसके साथ ना, वो ये पता ही नहीं था भी, इतनी उम्मीद नहीं थी भी ये कुछ हो सकेगा हमारे साथ। 4 बच्चों का वसीम बाप था, इसने बहुत ही जुल्म बेदर्दी के साथ इसको मारा है। पहले भी क्या ये गुंडागर्दी करता है इलाके में? नहीं, लोगों हमको को इतना डराता है? नहीं, लेकिन इसका ये अभी हम बहुत डराता है, खौफ बहुत लोगों पे डालता है, अपना प्रेशर डालता है प्रेशर लोगों। डालता है। फैमिली वाले लोग बेचारे डरते थे, इधर उधर के पंगों में नहीं आना चाहते थे लोग। क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे बाले आला IG पंजाब से दरख्वास्त है, वज़ीर आला से भी इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी सज़ाए मौत होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, जो कत्ल हुआ है वसीम, क्या उसके घर के हालात बहुत बुरे थे जो वो कातिल से कर्ज वगैरह ले रहा था? जी, इस तरह के तो कोई हालात हमने नहीं देखे, ना कोई इस तरह की बात थी। मेहनती बच्चा था और इज्जत की रोटी कमा रहा था। तो कोई पैसे वैसे देने थे उसने कातिल के? ये तो इस चीज़ का ये हमें आप नहीं लोगों पता, को इस इल्म चीज़ का नहीं है? इल्म नहीं है, लेकिन जो भी किया ना इस बंदे ने बहुत बुरा किया ये है। वैसे ये किस तरह का बंदा है किरदार के तौर पे? किरदार के लिहाज से अब देख ले, जिस बंदे ने ये काम किया उसका किरदार कैसा होगा। ठीक है, उसको सज़ा करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाले माशरे को इस चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल होना हमने ये काम नहीं करना। बिल्कुल होना चाहिए। एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और वो 4 बच्चों का बाप था, उसके बच्चे यतीम हो गए। आज वो किसका चेहरा देखें, कहाँ से बाप ढूंढ के लाएं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कातिल को भी जानते हैं, मकतूल को भी जानते ਉਹਨਾਂ ਕੋ हैं? ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕਾਤੋਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ क्या मिलनी चाहिए। बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। अहले इलाका यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती का आलम ये था कि ये लोग खाते पीते भी इकट्ठे थे। फिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि उसने इतना इंतहाई कदम उठा दिया। उसकी ज़ुबान से आपको वो तमाम हक़ाइक़ सुनवाएंगे जिससे सुनने वाले के दिल दहल जाएंगे और शायद देखने वालों को सीख भी हासिल हो। आइए आगे चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त पुलिस ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इंटेरोगेट किया गया सारे मामले को। SHO साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब ज्वाइन करने के लिए। इस केस में आपकी फाइंडिंग्स क्या आई सामने? इस केस में अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अभी तफ्तीश जो है वो तकरीबन 80% फाइनल हो चुकी है। ठीक है। अक्यूज़्ड जो हमारे पास हैं वो अरेस्टेड है, तो उन्होंने खुद इंकशाफ भी कर लिया है, अकबाल जुर्म भी कर लिया है। अकबाल जुर्म करने के बाद जो चीज़ें कुछ जो
समझ लें कि कत्ल करने के जो आलात समझ लें उसको, वो भी बरामद हो गए कत्ल हैं। कैसे किया उसने? कत्ल इन्होंने किया है उसको पहले इन्होंने मेडिसिन दी थी, मेडिसिन दी है, मेडिसिन देने के बाद ट्रैंक्विलाइजर दी है या कोई उन्होंने उसको ऐसी मेडिसिन दी है जो जहर हो? नहीं, जहर वाली मेडिसिन ट्रैंक्विलाइजर दी। ट्रैंक्विलाइजर दी है और उसमें समझ लें कि ज़्यादातर वो चांस होते 81 जो गोलियां लोग इस्तेमाल करते वही गोलियां दी हैं। और उसके बाद उन्होंने इसका गला दबाने के बाद इसकी जो डेड बॉडी है वो उस नहर में जो है ना उसको थ्रोन कर दिया और उसके बाद हमने उसको रिकवर और ये कितने दिन बाद डेड बॉडी नहर से रिकवर हुई? ये डेड बॉडी ये 24/7 को इन्होंने ये सारा इंसिडेंट किया और ये 26/7 को तकरीबन 48 आवर्स के बाद ये हमें मिली है। जैसे ही इन्होंने पुलिस के साथ रजू किया है फौरी तौर पे हमने इनकी एप्लीकेशन ली है। एप्लीकेशन लेने के बाद हमने इनकी FIR रजिस्टर्ड की है। FIR रजिस्टर्ड करने के फौरी बाद ही हमने फौरी तौर पे जो हमारे पास सस्पेक्ट आए हैं CDR लेने के बाद जो CDR लिया, जो सस्पेक्ट आए हैं उनको फौरी तौर पे हमने तकरीबन ये 4 लोग बने थे, चारों को ही हमने इंटरोगेट किया है। रीज़न ऑफ मर्डर क्या है? जो अभी तक सामने आ रही हैं वो समझ लें कि एक प्राइमरी समझ लें और सेकेंडरी समझ लें। जो प्राइमरी है वो थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली इशू है, और जो सेकेंडरी है जो सामने प्राइमा फेशाई नज़र आ रही है तो वो एक लेन देन का तनाज़ा है। कॉज ऑफ डेथ उसकी सिर्फ गला दबने से हुई? कॉज ऑफ डेथ जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है वो उसमें जो वो यही आई है सफोकेशन की वजह से आई ठीक है। है। सफोकेशन के बाद जो चूंकि डेड बॉडी 48 आवर्स पानी में रही है तो उसके बाद जो फाइनल ओपिनियन है उसके लिए हम जो वेट कर रहे हैं PFS की रिपोर्ट का। ठीक है, आपने अभी बताया कि एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी 2 रीजंस हैं। जो इसमें फैमिली डिस्प्यूट है उसमें क्या इनकी अहलिया भी मकतूल की शामिल है किसी डिस्प्यूट नहीं, में? अभी वो फैमिली डिस्प्यूट में उसकी अहलिया की जो सच बात है वो क्योंकि रिलेटिव्स तो नहीं है ये आपस नहीं, ये आपस में रिलेटिव नहीं है, लेकिन ये आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। लेन देन का तनाज़ा था? लेन देन का तनाज़ा एग्जिस्ट करता है, लेन देन था इनका, ठीक है। लेकिन वो उनकी अहलिया का हम नहीं इस तरह, क्योंकि हमारे पास कोई इतना अथेंटिक सबूत नहीं है कि उसमें इन्वॉल्व हो या उसका कोई हो इशू, लेकिन इनका घर में आना जाना और एक दूसरे की फैमिली के साथ मिलन मिलाप था इनका। मुल्ज़िम आपको क्या बताता है अपनी कहानी? मुल्ज़िम अपनी कहानी में बस वो ऐसे होता है कि हम मारना नहीं चाहते थे, हमसे मारा गया, लेकिन वो मारना चाहते थे। वो चूँकि उसमें इंटेंशन थी, डेफिनेटली गला दबाया। यस सर, वो उसमें उनको मेडिसिन दी, उसको पूरा एक प्लान किया, पहले उसकी मोटरसाइकिल लेके गए, उसकी बाइक उधर से, ताकि वो खुद घर ना जा सके, फिर उसको अपनी गाड़ी में पिक किया। उसको जब अपनी गाड़ी में पिक किया तो फिर ही वो उसके शिकंजे में आया, तो उसको थोड़ा सा शहर से अवे इलाके में ले गए, दूर ले गए, तो उधर जाके उन्हें ये सारा। मुल्ज़िम यकीनन काफ़ी शातिर था जिसने सब कुछ किया, फिर आपके शिकंजे में कैसे आया? बस देखो अल्लाह ताला का खास करम होता है कि जब इंसान होता है, वैसे भी कहते हैं कोई कत्ल छुपता नहीं है, डेफिनेटली। तो वो चूँकि साथ ही आया था, इधर हमारे पास एप्लीकेशन देने के लिए भी साथ ही आया था, इनके साथ ही था। मैंने उसके साथ को 3-4 ऐसे क्वेश्चन किए जिनका वो मुझे समझ लें कि एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं कर सका, रिप्लाई नहीं किया उसने मुझे। फिर वो एक चीज़ थी जिसके ऊपर मेरा माइंड अटक गया था कि उसका नंबर एक ऐसी जगह पर जाके बंद हो गया था जिधर जाने के लिए हमें तो नहीं कर रहे थे कि उधर गया होगा। फिर जब हमने इस अक्यूज़ का CDR भी तकरीबन को 1 घंटे बाद आ गया तो ये इसकी भी उधर सेम लोकेशन होगी, तो फिर हमने ये समझा कि अब इसके बाद इसका बचना नामुमकिन है। फिर उसने खुद ही इंकशाफ कर दिया। फिर हमें उसकी बात पे यकीन नहीं था, फिर हमने उसको कहा कि डेड बॉडी निकलवा के दें। फिर उसने कहा जी मैंने गट वाला जो है, जो हमारी लिंक कैनाल बनती है गट वाला राजबा, उसमें मैंने उसको थ्रोन किया। तो फिर मेरे इंचार्ज साहब इन्वेस्टिगेशन गए हैं, नासराबाद साहब, तो उनको जो आया फिर ये खुद गए हैं, इन्होंने जाके फिर उनकी निशानदेही पे जहाँ इन्होंने थ्रोन की थी उधर से इसका बाइक भी मिल गई। ठीक है। तो तकरीबन 200 या 300 आप कह लें मीटर के फासले पे वो डेड बॉडी सिर्फ गई थी, तो डेड बॉडी भी रिकवर हो गई। ठीक। नासिराबाद साहब, आप चूँकि मौके पे गए, नहरों में डेड बॉडी तैर के आगे चली जाती है, क्या आप लोग उस मुकाम पे जहाँ इसने निशानदेही की डेड बॉडी वहीं थी या आगे चली गई थी? तो ये जो डेड बॉडी होती है 24 आवर जो है ना वो दबी रहती है, इसके बाद वो तैरना शुरू करती है। तो तकरीबन वो टाइम हो गया था इसका, तो वो तैर के जा रही थी आगे, जहाँ पे इन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे हमने फेंकी है, तो वहाँ पे हमने सर्च किया, वो थोड़ी दूर जाके तो वो हमें डेड बॉडी इसकी मिल गई। ठीक है। और उस वक्त डेड बॉडी की हालत जो थी वो यकीनन काबिल दीद नहीं होगी, फूल चुकी थी। हाँ, जी। ठीक। तो फौरी तौर पे हमने इनके लवाकिन को बुलवाया वहाँ पे, जब उन्होंने फिर शिनाख्त कर ली कि यही डेड बॉडी है, तो इससे फिर कंफर्म हो गया कि ठीक। बहुत शुक्रिया नासिराबाद साहब, यकीनन आपने इंटेरोगेट किया, मौके पे गए, आपने देखा अली आपकी जो टीम है उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और एक ऐसा
कत्ल जिसके बारे में इल्म नहीं था और जो कातिल था वो खुद ढूंढ रहा था, दोस्त था उसका। तो अच्छी आप लोगों की ये यकीनन कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है आप लोगों की। मैं आगे उम्मीद भी करती हूँ कि इंसाफ जो है वो जल्द पूरा होगा। मुलजिम क्यों घुमाता रहा सबको, पुलिस को क्यों बयानात बदल बदल के देता रहा, उसकी इंटेंशन क्या थी, मुलजिम के मुंह से सुनवाते। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ, मेरे साथ वो सफाक मुलजिमान मौजूद है। मुलजिमान मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये एक मुलजिम नहीं, दो है। एक मास्टरमाइंड है जिसकी एमा पे सब कुछ हुआ, और एक है मरकजी किरदार। पहले मरकजी किरदार की तरफ चलते हैं जिसने कत्ल किया अपने मालिक के कहने पर, उसके बाद उस मास्टरमाइंड मालिक की तरफ चलेंगे और आपको सुनवाएंगे कि ये सब क्यों हुआ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फारूक। दिहाड़ी करते हो ना? हाँ जी। किसके पास करते हो? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜੇ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਜੇ। अभी किसके पास करते थे? ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ। शहजाद के पास? हाँ जी। अच्छा, इसके साथ तुम्हारा उठना बैठना यानी ज्यादा है? हाँ जी। इसके कहने पे तुमने वसीम को कैसे कत्ल किया था? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। जो मैं पूछ रही हूँ सिर्फ इतना बताओ, इसके कहने पे कैसे कत्ल किया था? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਾਰਿਆ ਵਾ। कत्ल कैसे किया था? ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਵਸੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ। प्लान किया हुआ था ज़हनी तौर पे तुमने? हाँ जी। गोलियां कहाँ से ली थी? ਗੋਲੀਆਂ ਨਸ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ। कितने की ली थी? 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, 100 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा, कितनी गोलियां थी? 8। अच्छा, फिर प्लान कितने दिन से कर रहे थे? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਬਾਈਕ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਆ। ਤੇ दवाई किस चीज़ की, क्या तकलीफ थी तुम्हें? ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। उसने तुम्हें अपनी बाइक भी दे दी? ਹਾਂਜੀ। ठीक है, हाँ। फिर? ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਸੀਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆਂਦੇ ਆ। ਵਸੀਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ अच्छा, किस चीज़ पे थे? ਕਾਰ ਤੇ। फिर? ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, कौन से दरबार पे? ਬਾਬਾ ਰੰਗ ਵਾਲੀ। फिर? ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਹੁਣੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੂਸ ਲੈਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। अच्छा, फिर? ਉਹ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਤੀ, कैसे डाली? ਪੈਪ ਨਾਲ ਸਰਾਖ ਕਰਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। पूरी तो नहीं होती, वो तो गोलियां होती हैं। ਗੋਲੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। कितनी गोलियां पीसी थी? 8। अच्छा, फिर? ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਤੀ। तुमने सोचा नहीं कड़वा हो जाएगा? जूस कड़वा हो सकता था ना? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। अच्छा, फिर मिक्स कर दिया? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, फिर? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੀ ਲਿਆ। फिर? ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। फिर तुमने भाई शहजाद को बताया कि गोलियां रंग दिखा गई हैं? तुमने शहजाद को बताया कि गोलियों ने असर कर दिया है? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ। गोलियां दे दी। उसके बाद फिर क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ। फिर? तुम पिछली सीट पे बैठे, ਹਾਂਜੀ। वो लेट गया तुम्हारी गोद में सर रख के? ਹਾਂਜੀ। किसने कहा तुम्हारी गोद में सर रखने के लिए? शहजाद ने? ਕਿਸੇ ਨੇ। उसने खुद सर रख लिया? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਬੀਅਤ तुम खराब- आगे क्यों नहीं बैठे? चलो, वो लेट जाता आराम से। ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ तुमने काम बनने लगाना था। ਹਾਂਜੀ। ठीक, फिर? ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ। फिर? ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। फिर उसको नहर में जब फेंका उसकी सांसें आ रही थी? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, चल ਲੇਕਿਨ रही थी, अभी तुमने बताया। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਨਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। फिर तुमने सर से पकड़ा, पाँव से किसने पकड़ा? ਉਹ ਥੱਪਾ ਭਰਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। कौन लेके गया? ਮੈਂ और? ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਰੇੜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ? ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ मोबाइल फोन किधर किया उसका? ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। तुमने बंद किया उसका पकड़ के फोन? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ तुम को पता था इस बात का वैसे? ਨਹੀਂ। उस दिन पता चला? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, फिर? ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ फिर? ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। फिर? अगले दिन जब लोग ढूंढ रहे थे तो तुम दोनों साथ मिलकर ढूंढ रहे थे?
नहीं मैं नहीं सीगा नाल, मैं घर ही रहा ही 2 दिन। अफवाह तो सुनी होगी ना नहीं कि मिल नहीं रहा हाँ है। ये मैंने मुंडे ने दसिया जी आपने। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम दोनों ने मिलके 4 बच्चों का बाप मार दिया। बाप ला के दे सकते हो तुम लोग उन्हें? अब बस मैडम ये गलती हो गई है। तुम्हारी इस गलती से उनका बाप आ जाएगा। नाज़रीन, ये है वो मरकजी मुल्जिम जिसने ये सारे ड्रामेबाजी की और अपने मुंह से इसने इंकशाफ किया कि इसने और शहजाद सिद्दीक ने मिलके क्या ड्रामा रचा। वो आप सुन चुके हैं। अब उस मास्टरमाइंड का रुख करते हैं और उसकी ज़ुबान से सुनवाते हैं कि जो वो ड्रामेबाजी कर रहा है, एविडेंस तो उसके सारे खिलाफ जाते हैं। तो उसने जो इस नौजवान को फंसा दिया है चंद सिक्कों का लालच दे के, चंद सिक्कों की झनकार दिखा के या अपनी पावर दिखा के, आज वो खुद फंस गया है उस जाल में जो उसने बिछाया था। आइए दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शहजाद सिद्दीक। कितनी उम्र है? तकरीबन 42 साल। शादीशुदा हो? जी। बच्चे भी हैं? जी। बड़े बच्चे की उम्र कितनी है? तकरीबन 20 साल। कितने बच्चे हैं टोटल? 4 बच्चे। बेटियां भी होंगी? एक बेटी है। एक बेटी है। बेटी की बाप से क्या मोहब्बत होती है इसका अंदाजा है? जी। जो तुम्हारा दोस्त था उसकी 2 बेटियां, जी। ऐसा ही है ना? जी। छोटी वाली अभी बहुत मासूम है। जी बिल्कुल। तुम्हें जरा तरस नहीं आया उस पे? मैंने मैडम ये काम मैंने किया नहीं। तुमने करवाया है? नहीं मैंने ये करवाया। तमाम सबूत साबित करते हैं इस बात को। मैं आगे साबित करूंगी अपने प्रोग्राम में जिसके जरिए तुमने करवाया उसी से। नहीं मैंने ये करवाया भी नहीं है। उसे कब से जानते थे, कैसे जानते थे? और तुम साहिब हंसी हो तो वो गरीब था बहुत ज्यादा। तुम्हारी दोस्ती की रीजन समझ नहीं आती। नहीं मैडम ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। साबित ये था हम क्या, हम भी कैटरिंग का काम करते हैं। इलेक्शंस भी लड़ते रहे हो? नहीं इलेक्शन नहीं लड़ा मैंने। खड़े तो हुए थे इलेक्शन पे? जी हुए थे। हाँ, इलेक्शन पे खड़े होने वाला या ये सोच भी दिमाग में रखने वाला कि मैं इलेक्शन का खर्च बर्दाश्त कर सकूं, वो यकीनन ज़हनी तौर पर उसको पता होता है कि मेरे पास इतना पैसा लग सकता है। मैंने इलेक्शन नहीं खुद नहीं खड़ा हुआ था, बस क्या मजबूरी के तहत ही क्या साथ मजबूरी लिया थी? था। इस दोस्त ने मजबूरी के साथ मुझे साथ लिया था अपने। कितने पैसे दे रखे थे इस गरीब को? नहीं मैडम मैंने कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन सिर्फ मेरा दिहाड़ी लगाना आता था, बस दिहाड़ी लगाई था। तो तकरीबन 900,000 रुपया दिहाड़ी। कैटरिंग में कम पैसा तो नहीं है? बचत तो अच्छी खासी है। कुछ बचत नहीं है मैडम। हाँ, बहुत खर्चा आता है इसमें। तो इतने खर्चे के बावजूद हैंड टू माउथ बकौल तुम्हारे जो कि तुम नहीं हो, क्योंकि ये शख्स इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुका है, इसका उठना बैठना भी पॉलिटिकल लोगों के साथ है, तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये कितने पानी में है। और बख्तूल को इसने लाखों में कर्ज भी दे रखा था। वो किस बुनियाद पर दे रखा था वो इसका और इसका रब जानता है। हमें उस बात का बेशक इल्म है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि अब वो दुनिया में नहीं रहा और उसका पीछे ख़ानदान है, तो हम चाहेंगे कि ये चीज़ें पर्दापोशी में रहें। वो इसका और इसके रब का मामला है, लेकिन इसने लाखों में कर्ज दे रखा था। तो आप समझ सकते हैं हमारे देखने वाले कि अगर कोई किसी को लाखों में कर्ज दे रहा है तो इसका मतलब है उसके पास वो लाखों मौजूद है। कोई गरीब किसी गरीब को इतना कर्ज नहीं दे सकता। मैडम ऐसे नहीं है, लाखों में नहीं था, लेकिन वो कितना था? वो लेता था अपना ना किससे उधार लेता था पैसे वो अपना। कितने हो चुका था? ऐप वगैरह से पैसे कितना हो चुका था अब तक? 3-4 लाख हो चुका था तकरीबन। 3-4 लाख तो लाखों ही होता है भाई जी। मैं कोई हजारों नहीं कह रही, लाखों ही होता है ना। जी बिल्कुल। 3-4 लाख रुपया तुमने उसको कर्ज दे रखा था जी। और तुम उसके घर के अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे थे। काफ़ी हद तक कर रहा था। काफी हद तक कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? दोस्त था इसलिए उसके अखराजात नहीं पूरे हो रहे थे। दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी और उसकी पहली बार? काफ़ी देर से वेल्डिंग का काम करता था, हमारा कैटरिंग का था, कुर्सियाँ वगैरह वेल्ड करनी पड़ती थी, टेबल वगैरह वेल्ड घर भी आना जाना था तुम्हारा उसके? काफी ज्यादा। कम ही था, ज़्यादा नहीं था। दोस्ती अच्छी और गहरी थी? जी गहरी थी। गहरी दोस्ती थी। तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे सामने कोई ज्यादा कोप करता है या थप्पड़ भी मार देता है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? रिएक्शन मैडम उसकी सेफ्टी करेंगे। जी। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने सेफ्टी करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या था? मुझे पूरी कहानी सुनाओ जरा। पहले अपनी पूरी कहानी सुना लो, फिर मैं सवाल करती हूँ। 5 मुहर्रम को ना मैं अपना ना जा रहा था कहीं दरबार पे, इसी रास्ते में लिया अपना गट वाला जिधर काम करता था, उधर फ़ोन किया। नाम भी बताओ ना, किसे लिया? वसीम को साथ लिया है। ठीक है। गट वाला से ना जिधर काम करता उधर फ़ोन किया मैंने, मुझे आ गया, नहर पे आ गया, मैं उधर से आ रहा था गट पट्टियाँ वाला से, उसे साथ लेके मैंने ना आगे चला गया। तो मैंने पूछा कि आपका मोटरसाइकिल किधर है? उसने कहा कि मेरा मोटरसाइकिल ना फ़ारूक ले गया दोपहर का। फारूक कौन है? फ़ारूक लड़का जो साथ था।
वो क्या करता है? दिहाड़ी वगैरह करता है। किसके पास? मेरे पास सिर्फ दिहाड़ी लगाने दिहाड़ी करता था तुम्हारे पास? जी बिल्कुल। तुम्हारे पास दिहाड़ी करता था फारूक लड़का, जी बिल्कुल। जो वसीम से मोटरसाइकिल ले गया बहाने से। जी। फिर मेरे को मोटरसाइकिल, ताकि उसके पास सवारी ना रहे। आगे फिर मैंने कहा कि मोटरसाइकिल किधर, क्या अपना फरूक ले गया है। तो उसने फरूक को फ़ोन कर लिया, किधर हो तुम? उसने कहा मैं सिविल हॉस्पिटल के पास हूँ। तो उन्होंने कहा इधर ही मोटरसाइकिल खड़े कर, अपना इकट्ठे चलते हैं आगे। कहाँ जाना था? रंगली दरबार पे। क्या करने? वैसे सलाम करने। फिर उधर से हम बैठे रंगली दरबार पे चले गए। उधर हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। उधर मगरिब की नमाज के बाद मैं और वसीम दोनों जिधर लंगर तकसीम हो रहा था उधर लंगर लेने लग गए। ये दुकान पे गया, इसने जूस लाए 3 डब्बे। हाँ जी, डब्बे 3। अच्छा। 3 डब्बे ला के हमें एक एक दे दिया, एक आप पी लिया इसने। तो इसने हमने लंगर उधर बैठ के खाया। लंगर खाने के बाद वसीम कह रहा है मेरा सर चकरा रहा है। तो मैंने कहा ये क्यों सर चकरा रहा है? क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता चला क्यों सर चकरा रहा है। फिर लंगर करने के बाद हम उधर अपना गाड़ी के पास चले गए, उधर उसे बिठा दिया। मैंने कहा यार इधर थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर चलते हैं। मैंने उसे पानी मंगवा के दिया। मैंने पानी मंगवाने जा रहा था, इसने मुझे बताया कि मैंने इसे ना मेडिसिन दी है। कौन सी मेडिसिन? वो नींद की गोलियाँ थी कहने दी। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना वसीम? जी बिल्कुल। तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा मुलाजिम उठता है, जूस के डब्बे में नींद की गोलियां दे देता है और तुम बड़े आराम से बात सुन रहे हो और वो तुम्हें सुना रहा है। क्यों? वो जानता नहीं था कि तुम्हारा दोस्त है? मुझे मैडम ये पता है, लेकिन दोस्त है, लेकिन उसने जब मुझे बताया ना उस टाइम जो सूरत हाल थी उसकी, मैंने पानी लेने में गया था। मैं पानी तो लेके आना, देखते हैं क्या क्या किया तुमने। उससे पूछा क्या किया है, उसने कहा मैंने मेडिसिन दी है इसे। क्यों मेडिसिन दी है? उसके मेरे इसके साथ इख्तलाफ चल रहे थे। मैंने कहा यार इख्तलाफ जो चल रहे थे वो मैंने आपके क्लियर कर दिए थे, क्यों ये आप क्यों दिहाड़ी में तुम्हारे पास करता है, इख्तलाफ उससे चल रहा था। समझ नहीं आ रही बात। उसके बाद मैडम हम उसे लेके ना वापस आ गए। वापस रास्ते में आ रहे थे तो इसने उसका ना गाड़ी में लेटे का गला दबा दिया पीछे सीट पे। और तुम गाड़ी चलाते रहे? मैं गाड़ी चला रहा था। मैंने जब देखा ऐसे, मैंने गाड़ी रोकी दरवाज़ा खोला उसका, इसे फौरी अपना ना बाहर निकाला, इसके थप्पड़ भी लगाए। यार ये तुम क्या हरकत कर रहे हो? उसने कहा मैंने ये अपनी जिद लेनी थी, मैंने ले ली बस। क्या लेनी थी? जिद मैंने लेनी थी, इससे ले ली मैंने अपनी जिद पूरी कर ली। जिद पूरी। फिर वसीम की सांसें चल रही थी तब तक? कुछ कन्फर्म नहीं मैडम का आया था। तुम लेके हॉस्पिटल भागे होगे फौरन वसीम को? काफ़ी दूर थे हम, फैसलाबाद से काफ़ी। तुमने फौरी तौर पर को 1122 कॉल की होगी। फैसलाबाद है ये मैडम, फैसलाबाद से काफ़ी दूर था भाई। तुमने फिर भी एम्बुलेंस कॉल की होगी, 15 कॉल की होगी। तुम्हारा दोस्त था, तुमने हॉस्पिटल गाड़ी भगाई होगी। चाहे वो हॉस्पिटल जाने तक मर जाता, तुम भागे होगे। तुमने कुछ नहीं किया, कहने को तुम्हारा दोस्त था जी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैं उसके लेके गांव की तरफ चल पड़ा। ये मोटरसाइकिल लेके आ गया पीछे। जब गट वाला क्रॉस किया तो मैंने उधर गाड़ी रोक दी। मैं कहा यार अपना ये देख लो जो काम किया आपने। इसने मोटरसाइकिल उधर लगा दिया साइड पे। उसने कहा कि आगे चले, अब देखते हैं क्या करना है। उधर नहर के पास जाके दरवाज़ा खोला गाड़ी का, इसे फेंक दिया नहर में। फिर हम घर चले गए वापस। जाके तुम मुतमईन होकर सो गए? नहीं मैडम, नींद कहाँ आती है? कत्ल करने के बाद नहीं आती नींद कहाँ आती? मैंने कत्ल नहीं मैडम किया। तुमने करवाया है? करवाया भी नहीं है। तुमने अपने रियाया में मौजूद अपने मुलाजिम से करवाया है? मैडम मैंने ये काम नहीं किया, ना करवाया है। मुझे किसी चीज़ और की सज़ा मिल रही है। तुम्हें हथकड़ियाँ जो कानून के रखवालों ने लगाई हैं, तो मुझे बताना चाह रहे हो जो तुम्हारा सीडीआर के साथ मैच होता रहा, जो तुम्हारे साथ मामला चल रहे थे, मैंने कहा ना मैं बहुत सारी चीज़ें कैमरे पे पोशीदा रख रही हूँ जी जी, ताकि वो दुनिया से चला गया उसके बच्चे रुसवा ना हो जाए। जी बिल्कुल। तो जो भी मामला थे तुमने सबकी हिमा पे तुमने कुछ नहीं किया। मैडम जो बात मैंने कहा आपने बता दिया। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने अपने दोस्त को इस हद तक दोस्ती कि उसको कर्ज दे रखा है लाखों में, उससे तकाजा भी नहीं किया वापसी का। और उसका मुलाजिम जूस का डब्बा जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रॉ लगाने की जगह होती है और वहाँ से गोलियाँ उसमें डिज़ोल्व की जाती हैं, वो गोलियाँ खरीद कर उसे पिलाता है। वो अपने उस मालिक को नहीं पिलाता जिसके साथ वो दिहाड़ी करता है, और मालिक कभी कभार गालम गलोच भी करता होगा। उस मालिक से उसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मालिक के दोस्त से तकलीफ है। उस दोस्त को वो गोलियां देता है, फिर वो उसी वक्त अपने मालिक को बता भी देता है बकौल इस मुल्जिम के, जो इस वक्त मेरे सामने कहानी घड़ है।
और फिर ये अपने उस दोस्त की जान नहीं बचाता, उसे लेके अस्पताल नहीं भागता, उस मुलाजिम को वहीं किक आउट नहीं करता, ये उसको गाड़ी में पिछली सीट पे उसका गला दबाने के लिए उसकी गोद में उसका सर रखवा देता है और वो इसकी इमा पर रस्सी से उसकी गर्दन भी दबा देता है। अभी उसकी सांसें चल रही होती हैं तो ये दोनों उसे अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय, 15 कॉल करने की बजाय, रेस्क्यू पे कॉल करने की बजाय ये उसकी चलती सांसें, अटकती सांसों में उसको नहर में फेंक देते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बाद वो मुलाजिम, चूँकि वो इसकी रियाया है, वो इसके कहने पर वहाँ से आगे पीछे हो जाता है और ये आकर उसकी फैमिली के साथ 3 दिन तक उसको ढूंढता है। उसका मोबाइल भी ये मंजर से गायब करते हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं। ये लोग इस कदर शातिर होते हैं कि फिर उसकी फैमिली के साथ मिलकर ये उसको ढूंढते हैं और यहाँ तक कि थाने के चक्कर लगाते हैं और SHO के सामने ये चौधरी बन के बैठा रहता है और उन्हें कहता है FIR लॉन्च करें, FIR लॉन्च करें। मुद्दत लेने के हाथ में होता है। न जाने उसके बाद शायद इसकी नज़र उसकी घर की इज्जतों पर भी हो। ये तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहती। ये सब इसने जिस एमा पे किया, ये अपने दोस्त के घर में सज्जन बन के नहीं, दुश्मन बन के घुसा। ये वो आस्तीन का सांप था जिसको वो घर में पाल रहा था और वो नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने का मौजब ये बन जाएगा। अब ये सारी कहानी घड़ रहा है। अपने मुलाजिम को भी इसने ख़रीदने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं कत्ल छुपता नहीं, मुलजिम कभी भी पुलिस के हाथों बचता नहीं। और अब ये पकड़ा गया है और अब आप सबके सामने है। मैं अदालत आलिया से अपील करूंगी कि एविडेंस पूरे हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि आने वाले हमारी जो नस्ल है, जनरेशन है, या इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स जो किसी पे जुल्म करता है और सोचता है वो बच जाएगा, उसे सीख मिल सके। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।